तो बॉन्ड एंथैल्पी इसमें लिखना the enthalpy change necessary to break a particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom or radical is called bond enthalpy. एग्जाम्पल लेते हैं, H2 गैस है और ये H गैस हाइड्रोजन में ब्रेक हो गया, यहाँ जो H0 होगा वो होगा 436.4 किलो जूल, इसका बॉन्ड एंथैल्पी हो गया। क्लोरीन का अगर है तो क्लोरीन गैस डेल्टा H0 जो होगा 242.7 किलो जूल। हो गया। HCl का कितना होगा? कितना होगा? 600 पहले समझ लो, आगे लिख लेना रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल टू तो पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है। तो इस केस में हम जो डेल्टा H0 रिएक्टेंट का या रिएक्शन का निकालेंगे, रिएक्टेंट का नहीं रिएक्शन का, तो पहले बॉन्ड टूटता है इसलिए हम यहां पर समेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे और समेशन ऑफ एंथैल्पी का समेशन हम प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी यहां पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं लिखेंगे। और रिएक्शन का हमें एंथैल्पी निकालना है तो अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो अगर हमें रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है कि एक रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटा और बॉन्ड बना, उसके दौरान कितना हीट लॉस या गेन हुआ, ठीक है, तो उसमें कितना हीट लॉस हुआ तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। अब बताइए Cl का क्या होगा? देखो यहां पर Cl कैसे निकालेंगे, H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगा?
और इसको तोड़ने में ये टूटेगा, फिर जुड़ के बन जाएगा ये। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 1 मोल के लिए पूछा है ना हमसे। दोनों को तोड़ो पहले, तो तोड़ोगे तो क्या हो गया, दोनों जुड़ जाएगा। इसका आ जाएगा, आ रहा है ना। अरे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ये हाइड्रोजन को तोड़ोगे और हाइड्रोजन को तोड़ोगे और क्लोरीन को तोड़ोगे। मैं ये क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं। अब ध्यान दो इधर, तुम्हें याद होगा पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉली स्केल पे। मैं वहां थोड़ा कंसेप्ट ऐड कर रहा हूं। कैसे निकालते थे, जिसका हमें निकालना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, तुम यहां लिखते थे 0.208 और रूट अंडर क्या लिखते थे, डेल्टा पॉली स्केल। और डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते थे, उस समय में क्या बताया था कि जैसे यहां पर क्लोरीन का निकालना है तो यहां क्लोरीन का लिखेंगे और यहां हाइड्रोजन का। डेल्टा कैसे निकालते थे, जो HCl का बॉन्ड एनर्जी है एक्चुअल वाला माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो हाइड्रोजन का है प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन और क्लोरीन का डिवाइड बाई 2 करते थे। अब तब ये डेल्टा का वैल्यू पुट करते। अब समझ में तुम्हें आया, उस समय भी समझाया था, अब तुम्हें समझ में आया कि ये डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी तुम्हारा जो आया कितना है, हाँ, और इसका एक्चुअल जो होता है एक्सपेरिमेंटल होता है 431.9 किलो जूल होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। और जो तुम अभी निकाले 339 जो भी आया वो क्या है, मतलब थ्योरेटिकल है। ये प्रैक्टिकली है और जो हमने निकाला डेटा से वो प्रैक्टिकली है। तो अब यहां तो तुम सोच सकते हो कि ये डिवाइड बाई 2 क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब हाइड्रोजन को और क्लोरीन को मिलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है 2HCl, और इस बॉन्ड को तोड़ने में थ्योरेटिकल बॉन्ड को इस दोनों को मिलाया और डिवाइड बाई 2 किया गया। और ये एक्चुअल था जो प्रैक्टिकली था। इस HCl के बॉन्ड में से, इस HCl के बॉन्ड में से मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू में से थ्योरेटिकल वैल्यू को माइनस करने के क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। चलो अब एक क्वेश्चंस बनाते हैं बॉन्ड एंथैल्पी का। लिखो क्या क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होता तो एनर्जी रिलीज होता है ना, स्टेबिलिटी आती है उसमें ना। जब बॉन्ड तोड़ते हैं तो बॉन्ड हीट दिया जाता है। सब्ट्रैक्ट वो अभी एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। लिखो राइट डाउन करना क्वेश्चन। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट द एंथैल्पी change in the reaction. Calculate the enthalpy change in the reaction. CH4 plus Cl2 form CH3Cl plus HCl. नीचे दिया हुआ है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी आर C और H का 414 और एक डेल्टा H नॉट दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में। क्या हो गया 243, C और Cl में 330 और H और Cl में 431। अब इसी से समझ में आएगा कि हम बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखो
और जिसको बनाना है, ट्राई करना है, ट्राई करो, और जिसको नहीं आ रहा है आगे बताएंगे तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कैलकुलेट दी इंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा है, मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, ये ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन आएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जा रहा है और उसके जगह पे क्लोरीन अटैच हो जा रहा है, ये फ्री रेडिकल के द्वारा रिएक्शन होता है। और यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया और ये Cl बन गया। ये रिएक्शन होने के दौरान कितना हीट रिलीज हुआ है या कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है उसका हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और जो बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ने में इतना हीट लगेगा, जब टूटेगा तो उतना हीट लगेगा, तो जब बनेगा तो उतना हीट रिलीज हो जाएगा। वो अलग मैटर है, तुम्हें प्लस माइनस नहीं करना है कौन प्लस है कौन माइनस है। कुल मिला के बोल सकते हो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी भी है। कितना है आंसर? माइनस कितना है भैया? नहीं 104 माइनस। देखो इसका करेक्ट आंसर आएगा 104। एक मैं बता दे रहा हूं, फिर अगला बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। देखो ध्यान से इधर कैसे बनेगा, पहले समझ लो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए हीट क्या लगेगा, या तो रिलीज होगा या तो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अच्छा, एक कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो हीट रिलीज ही होता है, नहीं तो अगर हीट एब्जॉर्ब करता तो स्टेबल बनता क्या हो? नहीं, हीट रिलीज होता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? इस रिएक्शन के दौरान कितना हीट रिलीज हुआ है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है? बॉन्ड टूटा है और बॉन्ड जुड़ा है, यही हुआ है ना। तो इसके लिए तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो पहले CH4, तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बनाना ही तुम्हें पड़ेगा। अब इसमें C और H का 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, हो सकता है चारों ना टूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन, Cl और Cl का बॉन्ड, और इसका टूटने में जो एनर्जी लगता है वो दिया हुआ है, और CH को एक बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी लगता है वो दिया हुआ है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन है, ये एनर्जी दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में बना CH3Cl, तो हम स्ट्रक्चर बना दिए। अब इस प्रोडक्ट में ये दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया होगा, क्लोरीन जाके, यानी ये पहले बॉन्ड टूटा होगा और ये बॉन्ड बना होगा। तो बॉन्ड टूटने के दौरान और बॉन्ड बनना होगा, फॉर्म हुआ होगा। और एक और बना हुआ HCl, यानी ये क्लोरीन का बॉन्ड टूटा होगा और हाइड्रोजन का कौन क्या बॉन्ड टूटा है क्या उस समय कोई जानना नहीं है, बस ऐसे में बता रहा हूं कि हाँ ये काम हुआ होगा। अब यहां से हमें इस रिएक्शन के दौरान हमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, डेल्टा H0 निकालना रिएक्शन का। तो हम पहले रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, इस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। अब तुम्हें ये नहीं सोचना है सर एक ही बॉन्ड टूटा है, मैं यहां पर 4 बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। क्यों चारों बॉन्ड तोड़ रहा हूं? क्योंकि जब प्रोडक्ट को माइनस करूंगा मैं तो 3 बॉन्ड तो कॉमन है ना, वो कहां टूटा है, वो तो वैल्यू फिर से बराबर गिर जाएगा। यहाँ एक्चुअल में एक ही बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन हमने 4 बॉन्ड का वैल्यू ले रहे हैं। 3 वैल्यू यहां से माइनस करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, एक ही तो समझ में आएगा ना। तो ये नहीं देखना है कि सर एक ही बॉन्ड टूटा है, चारों को तोड़ दो, जो बचेगा इधर अपने आप कैंसिल आउट मारेगा वो।
4 बॉन्ड हमने क्लोरीन को CH को तोड़ दिया, प्लस एक बॉन्ड हमने तोड़ा क्लोरीन और क्लोरीन का, माइनस ये हो गया रिएक्टेंट का बॉन्ड का तोड़ना, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस अब बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। यहां पर 4 बॉन्ड को तोड़ो तो सॉरी 3 है, 3 इंटू CH, यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, प्लस एक बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं C और Cl का। अब देखो तुम यहां से बोलोगे सर एक ही बॉन्ड टूटा है, अब 4 तोड़ो, तो यहां CH 3 और यहां 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, हो एक ही बचा ना, यही वाला बचा है। तो हम देखने नहीं जाएंगे कितना बॉन्ड टूटा है, बस स्ट्रक्चर बनाओ और जितना बॉन्ड उतना रिएक्टेंट का तोड़ो और प्रोडक्ट का जितना उसका वैल्यू लिखो, प्लस यहां स्मॉल ब्रैकेट लगाया हमने 1 इंटू HCl का बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, ये HCl। अब ये कैलकुलेशन ही हमारा बॉन्ड इंथैल्पी दे देगा। अब 4 इंटू CH का बॉन्ड इंथैल्पी है 414, प्लस 1 इंटू CL का बॉन्ड है 243, माइनस 3 इंटू 416 प्लस CCl का है 330 और HCl का है 431। ये कैलकुलेट करोगे तो आएगा -104 किलो जूल। सिंपल है ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस तुम्हें बॉन्ड बनाना है और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो कैलकुलेशन आएगा उस रिएक्शन के दौरान इतना हीट रिलीज हुआ है, यानी बॉन्ड टूटा है और बॉन्ड बना है। तो जब भी बॉन्ड तो तभी बनता है ना जब एनर्जी रिलीज होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट दी NN bond enthalpy, calculate the NN bond enthalpy in the reaction। रिएक्शन है N2H4 प्लस H2 इट फॉर्म 2NH3, डेल्टा H नॉट दिया हुआ है -184 किलो जूल पर, और दिया हुआ है डेल्टा H नॉट NH का बॉन्ड है 389 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H नॉट H और H का बॉन्ड है 435 किलो जूल पर मोल। तो आपको बताना है कि डेल्टा H नॉट N और N का बॉन्ड इंथैल्पी कितना होगा, और ये इंथैल्पी रिएक्शन का दिया हुआ है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, इसलिए ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बनाओ, सही है।
रिएक्टेंट का बॉन्ड लिखो सारा। कौन कौन बॉन्ड बना रहा है? NH बॉन्ड बना रहा है। NH बॉन्ड कितना है? 4 है। तो लिखो 4 इंटू NH बॉन्ड प्लस लिखो NN बॉन्ड। NN बॉन्ड का वैल्यू कहाँ दिया है? ये NH है, ये NN का लिखो, X लिख दो वहां, HH का लिखो, माइनस करो माइनस। NH बॉन्ड कितना है? 3। उसको पहले क्या लगा हुआ है? 2। कितना बॉन्ड हो गया? 6। 6 इंटू NH बॉन्ड, वैल्यू इक्वल टू दिया हुआ, लिखो उसको। बॉन्ड बनाओ सुतार, पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बिना स्ट्रक्चर बनाए कितना आ रहा है आंसर? 2। इसमें दिया 159 आ रहा है। 159 देखो कैसे बनाएंगे। पहले हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, बिना स्ट्रक्चर बनाए डायरेक्ट मत बनाने लग जाना। अब हमें इसका इंथैल्पी अगर निकालना होता तो हम डेल्टा H नॉट रिएक्शन का लिखते। पहले पूरा बॉन्ड तोड़ दो। कितना NH बॉन्ड है? 4। तो 4 टाइम्स NH बॉन्ड, इसका इंथैल्पी। कितना NN बॉन्ड है? 1 प्लस 1 इंटू NN बॉन्ड प्लस 1 इंटू HH बॉन्ड। पूरा रिएक्टेंट का बॉन्ड सारा तोड़ दो A to Z। कौन टूट रहा है बॉन्ड, कौन नहीं टूटा, सब यहां पर मैनेज हो जाएगा। अब रिएक्टेंट का हो गया, प्रोडक्ट का माइनस कर दो। NH बॉन्ड कितना है? 3 है। तो एक मॉलिक्यूल्स में 3 NH बॉन्ड है, तो यहां 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल है, तो 6 NH बॉन्ड होगा। तो 6 इंटू NH बॉन्ड, क्योंकि ये जो डेटा दिया हुआ N और H का वो पर मोल लिखा हुआ है, और यहां तुम 2 मोल बनाए हो, तो 2 मोल के लिए 6 NH हो गया। एक को तोड़ने में, एक मोल को तोड़ने में इतना लग रहा है, और तुम यहां बना दिए हो। हमारे को 1 2 3 तो नॉर्मली है, तुम यहाँ 2 कोएफिशिएंट में लियो, 2 मोल बनाए, 6 बना दियो। अब ये पहले स्ट्रक्चर बना के लिखने आना चाहिए पहला स्टेप में। कोई भी क्वेश्चन में बॉन्ड एंथैल्पी में कोई भी क्वेश्चन पूछे कि इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, कुछ भी पूछे, ये हमें लिखने आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद तुरंत ये लिखो कौन बॉन्ड टूटा, कौन जुटा, ये सब अपने आप इसमें कैलकुलेट मैनेज हो जाएगा। अब इसमें ये वैल्यू दिया, इस बार ये वैल्यू दिया -184, ये निगेटिव है, निगेटिव के साथ पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है। यहाँ पे 4 इंटू NH बॉन्ड 389 प्लस NN बॉन्ड निकालना है, X मान लो इसका बॉन्ड एंथैल्पी है, और HH है 435 माइनस 6 टाइम्स NH बॉन्ड 389। सही है ना? अब देखो यहां पर, यहां NH बॉन्ड यहां भी है, NH बॉन्ड यहां, अपने आप सब मैनेज हो जाएगा। तो वो यहां पर 4 टूटा, 6 बना, सब इसी में अरेंज हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस तरह से इसका वैल्यू के साथ, निगेटिव के साथ लेना है, निगेटिव हटा मत देना, यहां पर निगेटिव के साथ लेना है, तभी तो समझ में आएगा कि वैल्यू निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। अब यहां से X कैलकुलेट करोगे तो X का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 159 किलो जूल पर मोल आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी का पूछा जाता है। अब बहुत सिंपल सा पूछा जाएगा जिसमें कि तुम्हें बॉन्ड, ऐसा नहीं बॉन्ड बनाने नहीं आएगा कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, कोई सा भी बॉन्ड रहने दो, डबल बॉन्ड रहने दो, ट्रिपल बॉन्ड रहने दो,
अब एक डबल बॉन्ड रहेगा तो मत सोचना कि डबल एक बॉन्ड के लिए दिया है, वो डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू दिया है। कहीं पर अगर तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो और डबल बॉन्ड आ गया तो इसको मत सोचना कि वो वैल्यू एक बॉन्ड के लिए दिया हुआ है, वो डबल बॉन्ड के लिए दिया है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए दिया है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बना लो, फिर हम इसका हेस लॉ का कैलकुलेशन उस पर न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, क्योंकि calculate the standard NH bond enthalpy. Calculate the standard NH bond enthalpy from the following reaction. From the following reaction. और रिएक्शन भी दिया जाएगा। एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के दौरान इतना हीट रिलीज हुआ है, तो हमें N और H बॉन्ड का इंथैल्पी बताना है, जबकि दो का इंथैल्पी दिया हुआ है, N2 का और H2 का। कितना आ रहा है? हाँ 389 दिया है। पहले बॉन्ड बना लेंगे, N3 प्लस 3HH फॉर्म NH3। यहां लिखेंगे डेल्टा H रिएक्शन के लिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 टाइम्स, क्योंकि 3 है यहां HH, 3 टाइम्स बॉन्ड ऑफ HH माइनस 6 टाइम्स NH, क्योंकि यहां पर 3 NH बॉन्ड है और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 NH बॉन्ड होगा, यानी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना। ये वैल्यू दिया है -83। समझ पा रहे हो क्यों कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना? एक बॉन्ड तोड़ने में, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें पूछा गया पर मोल के लिए, तुम बना रहे हो यहां पर 6 मोल बना रहे हो, 1 मोल 2 मोल 3 मोल और ये इंटू 2 6 मोल, तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बॉन्ड दिया हुआ है 946, ये याद रखना ये वैल्यू पॉजिटिव होगा,
और ये वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि जब कोई रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद जब वो प्रोडक्ट बनता है तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देना पड़ता, तो ये एंडो होगा और ये एक्सो होगा। प्लस 3 टाइम्स ये एच एच बॉन्ड दिया है 435 -6 और ये NH बॉन्ड का वैल्यू पूछा x मान लेंगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगा। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है वो है 389 किलो जूल, 389 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया ना क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? तो इसका क्वेश्चंस बोर्ड में जरूर आता है, मतलब तुम लोग बोर्ड में 100% इसका क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी का पूछता है 3 नंबर या 4 नंबर में, तो पूरा डिटेल लिख के बनाना पड़ेगा और बनाने का प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है। और जो कल पढ़ाया था कंबशन फॉर्मेशन, उसमें नीट में 100% आता है। अब उसका क्वेश्चंस बनवाता हूं मैं, तो उसको हम पहले बनवाते हैं हेस लॉ के द्वारा। हालांकि हेस लॉ पढ़ाया हुआ है, बस बता के और उसका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाते हैं, क्योंकि वो नीट में ज्यादा पूछता है। तो राइट डाउन करना, हेडिंग राइट डाउन करो, हेस लॉ। हेस लॉ मंडे को रिवाइज कराएंगे, तब तक बना लेना सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। संडे को बनाना, मंडे को आइडियल गैस से, आइडियल सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। हेस लॉ में पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर समझते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कंबशन का फॉर्मेशन का पूछता है। हेस लॉ लिखना, इसमें द लॉ स्टेट दैट, द लॉ स्टेट दैट द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी, the change in enthalpy for a reaction is the same। यहां तक लाइन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी सेम होता है। अब आगे वो बताएगा कब सेम होता है, यानी एक रिएक्शन के दौरान हीट का लेन देन जो भी है सेम होता है। कब सेम होगा? whether the reaction takes place in one or series of steps। सीरीज ऑफ स्टेप, इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं कि आइस से तुम बनाए लिक्विड और लिक्विड से बना दिए तुम वेपर, तो आइस से सॉलिड से बनाए लिक्विड और लिक्विड से बनाए वेपर, तो यहां से यहां जो एनर्जी तुम्हें लगेगा, मान लो 10 जूल लगा, और यहां से यहां एनर्जी जो लगेगा 20 जूल। अब तुम यहां से सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में बदलते हो, तो जो यहां एनर्जी लगेगा वो एनर्जी इस स्टेप्स के यानी सीरीज में तुम गए हो, पहले एक कन्वर्जन फिर दूसरा कन्वर्जन, इसके सम के बराबर होगा। यही है हेस लॉ। तुम्हें याद होगा बॉर्न हेमर साइकिल में NaCl जब बनवाया था, Na और यहाँ Cl और यहाँ तुम NaCl बनाए थे, डेल्टा HF लिखते थे, और यहाँ से स्टेप हम ऐसे लेके जाते थे, इसका सम इसके बराबर करते थे। यानी तुम अगर डायरेक्ट बनाते हो या स्टेप वाइज बनाते हो तो इनका सम इसके बराबर होगा।
यानी ये इंथैल्पी दोनों तरीके से बराबर होगा। तो वही ये बोल रहा है, दिस लॉ स्टेट दैट चेंज इन इंथैल्पी फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी सेम होगा कब, जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में वो रिएक्शन हो रहा है और उसको डायरेक्ट तुम जा रहे हो, यानी डायरेक्ट स्टेप या सीरीज स्टेप, बात बराबर है। जैसे हमने बोला कि ए से बना बी और बी से बना सी और सी से बना डी, ठीक है, और हम बोले कि ए से डी में कितना एनर्जी लगेगा, तो इनके सम के बराबर आएगा, इनके सम के बराबर इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। और इसी तरह से तुमसे न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कई स्टेप्स दिए जाएंगे और एक स्टेप पूछ लिया जाएगा। आगे लिखना इसमें, हेस लॉ कैन ऑल्सो, हेस लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेट दैट stated as enthalpy change for a chemical reaction is the same regardless of the path by which reaction occur। कह रहा ये कि तुम एक डायरेक्ट रिएक्शन करो और तुम इसको स्टेप वाइज में करो, तो स्टेप वाइज में करोगे तो उसको किस पाथ से तुम लेके जा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब तुम्हें मैं एक यहां एग्जांपल से बताता हूं कैसे हेस लॉ से मार। तो स्टेटमेंट लिख लो, ये लिख लिए। अब एग्जांपल लिखना, एग्जांपल में लिखना methylene chloride can be prepared, methylene chloride can be prepared directly by the reaction of CH4 methane and Cl2, CH4 plus Cl2, it form CH2Cl2 plus 2HCl। और इस दौरान जो बॉन्ड, जो एनर्जी निकला वो -2.3 किलो जूल निकला। कह रहा है एक मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया गया, ये बाद में अभी ऑर्गेनिक में रिएक्शन आएगा। मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाएंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, बॉन्ड टूटता है और यहां से रेडिकल जनरेट होता है, फिर ये बॉन्ड टूटता है और यहां से रेडिकल जनरेट होता है, फिर ये रेडिकल मिलके HCl बनाते हैं और ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाएंगे। रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन। ये जब बॉन्ड बनेगा तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा। अब यहां Cl बॉन्ड बना लिया,
ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाए, और अब इसका फर्दर रिएक्शन होगा। अब ये स्टेप रुकेगा नहीं। अब क्या होगा, इसका दूसरा, अभी एक मॉलिक्यूल्स यूज हुआ, अब दूसरा मॉलिक्यूल्स यूज होगा, ये फिर से टूटेगा, फिर से रेडिकल बनेगा, ठीक है, ये फिर से टूटेगा। अब यहां से जो टूटेगा, मान लो इसको हमें तोड़ दिया, ये रेडिकल, ठीक है, और यहां से एक और रेडिकल आया, यहां से ये रेडिकल बाहर निकल गया। अब ये रेडिकल जो है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, फर्दर और रिएक्शन होगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन लगेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, फिर क्लोरीन लगेगा, लास्ट में ये स्टेप जाके यहां रुकता है। लेकिन हम चाहेंगे तो बीच में भी स्टेप इसको रोक सकते हैं। तो नॉर्मल ये रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन बार बार तुम्हें ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा। जब 4 हाइड्रोजन होगा तो एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन लगेगा, हम स्टेप वहीं भी रोक सकते हैं। दूसरा भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा क्लोरीन, तीसरा भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, चौथा भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इससे पहले वाला तुम्हें एक रिएक्शन मैंने दिया था, वहां Cl एक ही रिप्लेस किया हुआ था, 3 हाइड्रोजन वैसी की वैसी था। अब इसमें तुम देखोगे 2 रिप्लेसमेंट हुआ है, CH2 Cl2, ये वाला, यानी 2 हाइड्रोजन हटा है। तो हमें कितना हाइड्रोजन हटा है नहीं हटा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ CH4 से CH2 Cl2 बन रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और ये रिएक्शन होने के दौरान इतना हीट रिलीज हुआ है, इतना हीट हमें रिलीज हुआ है। अब कह रहा है कि इस रिएक्शन को ये हमने डायरेक्टली स्टेप में किया। अब इस रिएक्शन को हम अलग अलग स्टेप में करके और तब हीट देखते हैं कितना आ रहा है। तो अभी मैं डेटा लिख रहा हूं, तो ये उसने डायरेक्टली किया। अब दूसरे तरीके से कैसे करेगा, तो यहां CH4 प्लस Cl2, ये बना CH3Cl। अब ये स्टेप बताया ना, यानी यहां पर क्या किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, प्लस लिखा है यहां पर HCl, और इस केस में डेल्टा H जो दिया है -98.3 किलो जूल, हमें वैल्यू दिया रहेगा। जब हमें क्वेश्चंस बनाएंगे तो डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। तो स्टेप समझो क्या हुआ, मीथेन जब इसके साथ रिएक्शन किया तो एक हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस किया और एक क्लोरीन लगाया, लेकिन हमें बनाना है ये। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये CHCl3, मालूम है ना क्या हुआ, अब ये बताया था कि यहां पर ये पहला बार में ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, यहां Cl अटैच हो जाएगा, फिर से दूसरा स्टेप में बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर दूसरा क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, यानी इससे ये बना है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, इससे नहीं बन गया कि दोनों क्लोरीन एक ही बार जाकर अटैच नहीं हो गया, एक बार अटैच हुआ, फिर इससे इसका अटैचमेंट हुआ, और जब तीसरा क्लोरीन अटैच होगा तो इससे अटैच होगा, चौथा क्लोरीन होगा तो उससे होगा, मतलब ये सीरीज में जा रहा है। और ऐसे इसको मैकेनिज्म बताया जाएगा ऑर्गेनिक, वही मैकेनिज्म जो बताया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हटा, उसके जगह पे रिप्लेस किया क्लोरीन ने। अब यहां पर क्या होगा, CH3Cl, और यहां से Cl2 ही लिखेंगे, और ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH2Cl2। दूसरा क्लोरीन जुड़ गया, लेकिन इसमें आके जुड़ा है, इसमें नहीं जोड़ेंगे हम, ये इसमें कन्वर्ट हुआ और ये इसमें कन्वर्ट हुआ, और अगर अगला क्लोरीन जोड़ना होगा तो इसमें जोड़ेंगे, लेकिन वो हमें अभी जोड़ना नहीं है। और यहां पर हम लिख देंगे HCl। रिएक्शन शायद बैलेंस होगा सब जगह, 3 क्लोरीन यहां है, 3 क्लोरीन यहां है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, तो हमें बैलेंसिंग का नीड नहीं है, और बैलेंसिंग करके क्वेश्चंस में दिया रहता है, ठीक है। इसका जो डेटा आएगा वो डेटा दिया हुआ है, डेल्टा H वो -104 किलो जूल दिया हुआ है। तो यहां हमें डेटा दे दिया, यानी यहां से ये बना और ये कंज्यूम होकर ये बना, और ये डायरेक्ट स्टेप लिखा हुआ है, और ये 2 स्टेप में लिखा हुआ है, स्टेप 1 और स्टेप 2। ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। अब ये 2 जो रिएक्शन हुआ है, अब इसका हम अगर
सम करें, दोनों को ऐड करें, यानी दो स्टेप में जो हुआ है उसका ऐड करें। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में बना, इसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। और आएगा तुम्हें ऑर्गेनिक में रिएक्शन इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है, तो ये इंटरमीडिएट बना हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH4 + 2Cl2, और क्या बना, CH2Cl2 बना और 2HCl बना, कुछ ऐसा ही ये बना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन दो स्टेप में हुआ, इसका मैकेनिज्म दो स्टेप में गया, स्टेप 1 और स्टेप 2, दोनों स्टेप का डेटा दिया हुआ है। तो हेस लॉ ने, हेस जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या देखा कि इस रिएक्शन के दौरान इतना हीट रिलीज हुआ और इस रिएक्शन के दौरान इतना हीट रिलीज हुआ, और अगर हम रिएक्शन डायरेक्ट करवाते हैं तो उसके दौरान इतना हीट रिलीज हुआ, तो उसमें क्या रिलेशन आया, तुम इस दोनों वैल्यू को क्या किए, ऐड किए, तो इसके डेटा को भी ऐड करो, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सटेंसिव है, हम एक्सटेंसिव को ऐड कर सकते हैं। ये डेल्टा एच इज एक्सटेंसिव, ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये इसके बराबर है। यानी ये रिएक्शन तुम दो स्टेप में करो या तीन स्टेप में करो, इनका एनर्जी का सम डायरेक्ट के बराबर होगा। ये बात प्रूव होता है और ये हेस ने बताया। तो इसका H1 और इसका H2 ऐड कर देंगे तो इसका रिएक्शन कहा जाएगा। तो अगर हमें, ये तो हम प्रूव कर रहे हैं, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देता कि बताओ इस रिएक्शन का क्या होगा, इस रिएक्शन का हीट कितना रिलीज होगा या ऑब्जर्व होगा, तो इस रिएक्शन का निकालना और इसका डेटा दिया हुआ है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आगे से तुमसे क्वेश्चन मार्क देके पूछेगा इसका बताओ, तो एक रिएक्शन का स्टेप दिया जाएगा, दूसरे का दिया जाएगा, तुम ऐड करके लाओगे, और जब तीसरे का आएगा तो उसका डेटा भी ऐड करो। अब ध्यान से सुनना, इसमें अब क्या क्या तुम कर सकते हो, मतलब एक फाइनल रिएक्शन लाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। तो रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं, रिएक्शन को रिवर्स करोगे डेटा भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। सेकेंड पॉइंट, कभी कभी रिएक्शन फाइनल लाने के लिए हम 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो डेटा में भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव है और ये उस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, और तुम जब 2 से मल्टीप्लाई किए उस डेटा में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा ई नॉट में नहीं होता था। तो ई नॉट की जैसा ये कि उस रिएक्शन को लाने के लिए वैल्यू क्या क्या किया जाए, बस इसमें डिफरेंट ये है कि अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई किए तो डेटा भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिवर्स किए तो डेटा का साइन चेंज हो जाएगा, और विथ साइन पुट करना है। यानी तुम्हें कई स्टेप में रिएक्शन दिया जाएगा, या हो सकता है तुम्हें लिखना पड़े वो रिएक्शन। इसे वो दे देगा कि ग्रेफाइट को बर्न किया जा रहा है, इतना हीट रिलीज हुआ, तो वहां पर तुम्हें ग्रेफाइट को O2 के साथ रिएक्शन करके लिखना होगा, और नहीं तो डायरेक्ट भी रिएक्शन देता है। तो दोनों तरीके से दिया जाता है। तो तुम्हें कई स्टेप में रिएक्शन दिया जाएगा और एक फाइनल का पूछ लेगा, तुम्हारा टारगेट इतना ही होना चाहिए कि रिएक्शन हम कैसे लाएं, और जैसे भी लाओगे उसका डेटा तुम उसी के अकॉर्डिंग ऐड करोगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम उस पर डायरेक्ट रूप से क्या लगा रहे हैं, हेस लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना हेस लॉ। अब मैं तुमसे क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। राइट डाउन करना क्वेश्चन, और इसमें नीट में क्वेश्चन आना तय है इसका। लिख लिए ना सब? लिखना,
calculate the standard heat of formation, calculate the standard heat of formation of carbon disulfide, carbon sulfide CH2, given that standard heat of combustion of carbon, sulfur and carbon disulfide are -393.3, -293.7 और -1108.76 किलोजूल रिस्पेक्टिवली। ये डेटा दिया हुआ है, तो तुम पहले अपने से बनाओ। मैं एक भी रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, खुद से तुम्हें रिएक्शन लिखना। बस इतना बता दे रहा हूं कि ये जो CH2 है वो CH2 को अगर ऑक्सीडेशन कंबशन करोगे तो CO2 में और SO2 में कन्वर्ट होगा। इस कार्बन डाइसल्फाइड को जब तुम कंबशन करोगे, बाकी कार्बन का तो CO2 आएगा और इसका आ जाएगा SO2, और इसका कंबशन करोगे तो S+O2 ये आएगा SO2, और इसका कंबशन करोगे तो C+O2 ये आएगा CO2। मैं रिएक्शन लिख दिया। और एक और रिएक्शन है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, इसके लिए पूछा है कार्बन डाइसल्फाइड के लिए। अब ये मैं नहीं लिखूंगा, उससे लिखो बनाओ, और इस पे हेस लॉ अप्लाई होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाना आसान भी होता है, बस तुरंत रिएक्शन लिखो। हो सकता है तुम्हें रिएक्शन दिया भी जाए और नहीं तो कभी कभी लिखना भी पड़ेगा। यही है थर्मोकेमिस्ट्री। कितना आंसर? 4। हम्म 128 है। हाँ 120। क्या कर दिए? CH2 को क्या किए? बन गए CO2 और SO2। हाँ तो फिर बराबर है। हाँ बराबर है ना। ऐसे ये क्या कर रहे हो यार? तो देख लो, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं फिर बनाओगे। सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा, जो या तो देगा और नहीं तो लिखना होगा। जब थोड़ा लिखना होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो आसान आसान रिएक्शन देता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ध्यान से सुनो इधर, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड का वैल्यू निकालो। अब कल ही बताया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हमें बनाना है CH2, बिल्कुल सिंपल टर्म से बनाएंगे। C+S फॉर्म CH2। इसका हमें डेल्टा
हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल उसके एटम को ऐड कर देना है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। कल बताया था एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट वैल्यू उसको ऐड होते हैं, दैट इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो पहला हमें लाइन में जब मैं पढ़ा तो यही लगा कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है कार्बन डाइसल्फाइड का, मैंने रिएक्शन लिखा कार्बन प्लस सल्फर फॉर्म CH2 बैलेंस किया, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन में इसके लिए पूछा गया, क्वेश्चन मार्क है। अब ये CH2 जो है डायरेक्ट नहीं बनाया गया है, कई स्टेप में बनाया गया होगा। तो देखते हैं वो स्टेप बनाने के लिए क्या क्या दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़े तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि कंबसन, मैं कई बार बोला फॉर्मेशन और कंबसन का 100% क्वेश्चन आते हैं। कंबसन अब यहां पर लिखेंगे कार्बन का C+O2 फॉर्म CO2 बैलेंस है। इस कंबसन के दौरान इतना हीट रिलीज हुआ है। उसके बाद सल्फर को कंबसन किया गया है, ये बनेगा SO2, इसके दौरान इतना हीट रिलीज हुआ है। और CH2 को कंबसन किया गया है, ये बना CO2 प्लस SO2, ये जो वैल्यू आया -1108 किलो जूल, 0.7 किलो जूल। ये 3 डेटा हमारे को दिया गया है। हमारा टारगेट क्या है, इस 3 रिएक्शन से ये कैसे आ जाए। वही तो अभी बात कर रहे हैं, तुम डायरेक्ट बनाओ या उसको स्टेप वाइज बनाओ, सबका वैल्यू का सम एक ही आएगा। तो हमारे को सोच लो कि मैथ की तरह 3 इक्वेशन हमारे पास, अब इस 3 इक्वेशन के द्वारा ये वैल्यू कैसे लाया जाए, वो हमारा टारगेट होगा। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेक कर लो। CH2 प्रोडक्ट साइड है, क्या इधर कहीं CH2 प्रोडक्ट में दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब एक को रिवर्स मारना पड़ेगा। मैं इधर रिएक्टेंट दिख रहा है, इधर रिएक्टेंट साइड है और इधर प्रोडक्ट बोल रहा है, इसका मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन में लिख लो, लिखने के बाद टारगेट ये रखो कि रिएक्शन कैसे लाया जाए, यही स्टेप है करने का क्वेश्चन। तो ये प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट वाला चेक कर लो, ये रिएक्टेंट साइड है, इसका मतलब थर्ड को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहले थर्ड को रिवर्स कर दो, तो थर्ड को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो CO2 प्लस SO2 CH2 और O2। अब रिवर्स करेंगे तो डेटा भी क्या हो जाएगा, एक जो है तो एंडो हो जाएगा। अब सोचो कि इधर कार्बन है और सल्फर है रिएक्टेंट में, कार्बन और सल्फर रिएक्टेंट में दिख रहा है। अब रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं, अब ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1 2 और 3 को मतलब इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करो, हो सकता है कि अभी कुछ और करना पड़े, एक बार अभी ऐड करके चेक तो करें। इसको अगर हम ऐड करेंगे, इसको पहले केवल इस दोनों को ऐड करते हैं, या डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट तीनों को ऐड कर लो, या 2 को करो फिर तीसरे को करो, जैसा तुम्हारा मर्जी वैसा करो। तीनों को ऐड कर लो डायरेक्ट, या 2 को ऐड करो, मैं तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूं। S+O2 फॉर्म SO2। पहले डायरेक्ट कैंसिल करने के बाद चेक कर लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। CO2 CO2 कैंसिल, SO2 SO2 कैंसिल। हाँ, कौन बैलेंस नहीं है? ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या बैलेंस नहीं है क्या? अब बैलेंस है ना? अब बैलेंस है, 2SO2 होगा और 3, अब बैलेंस है ना? तो इस रिएक्शन के लिए वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान दो,
जब हम रिएक्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ कार्बन आ जाएगा, सल्फर, सल्फर कहीं और दिख नहीं रहा है, और यहाँ सल्फर कितना चाहिए हमें, 2। इसका मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 आएगा कहां से, तो इस डेटा में हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना, इस डेटा में 2 से यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर इसके वैल्यू में मल्टीप्लाई किए तो डेटा में मल्टीप्लाई होगा। डेटा कितना दिया इसका, डेटा दिया है -293.7 इंटू 2, और इसका डेटा दिया है -393.3। अब ऐड कर लेते हैं, तो हमारा टारगेट यही होगा कि इस रिएक्शन को लाने के लिए हम क्या करें, रिवर्स करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, जो काम करेंगे डेटा में भी वैसा ही चेंजेज आएगा। अब ऐड करते हैं, देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो CO2 से CO2 कैंसिल, SO2 से SO2 कैंसिल, तो ऐसा रिएक्शन फॉर्मेट बनाया जाएगा, कैंसिल आउट होगा। और 2 और 1 3, तो ये 3 से 3 O2 कैंसिल, 2 और 1 3, और इधर O2 3 कैंसिल, क्या बचा, C+2S फॉर्म CH2। यानी कहने का मतलब हेस लॉ तो यही बोला था कि डायरेक्ट बनाओ या स्टेप वाइज बनाओ, वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। अब डेटा को ऐड कर दो, ये प्लस है और ये दोनों माइनस है, ऐड करोगे, मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका आंसर है 128.2। ये दोनों को ये मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आ रहा है आंसर। समझ आ गया ना, तो तुम्हारा टारगेट बस इतना ही है, उसके बाद आगे कैलकुलेशन आसान है। ये लाने के लिए तुम क्या करोगे, हो सकता है कभी रिएक्शन लिखना पड़े, कभी नहीं भी लिखना पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ क्या, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, प्लस आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन के लिए एक जो ही होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि रिएक्शन खुद से ना हो रहा होगा, तो उसके लिए हमें हीट देना पड़ा होगा, तब जाके कार्बन और सल्फर ऐसे नॉर्मली बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो उसको कार्बन डाइसल्फाइड के लिए नॉर्मली वो मिक्स नहीं हो सकते हैं। अगर एक कार्बन पड़ा हुआ, सल्फर पड़ा हुआ है, तो नॉर्मली ऐसे भी सोच सकते हो कि वो अपने आप मिक्स होंगे नहीं, रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि सल्फर भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है और कार्बन भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो उसके लिए हीट देंगे तभी रिएक्शन होगा। तो ऐसा नहीं कि ऑलवेज बोल देंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब जो रिएक्शन नहीं कर रहा उसके लिए तो हमें हीट देना ही पड़ेगा ना। बॉन्ड फॉर्मेशन नेगेटिव होगा, कंबशन नेगेटिव होगा। प्रीवियस ईयर नीट का बुक लाए हो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कह रहा है कि एसिटिक एसिड बनाने में, यानी CH3COH, एसिटिक एसिड को बनाना है, उसको बनाने में कितना हीट लगेगा, और नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है। पहला डेटा दिया है CH3COH,
प्लस 2O2। तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो CO2 और H2O बाहर निकलता है। इस दौरान जो डेल्टा H दिया है -207.9 किलो जूल दिया है, किलो कैलोरी दिया है, कैलोरी में ही आंसर है। दूसरा जो डेटा दिया है कार्बन प्लस O2 इट फॉर्म CO2 और डेल्टा H जो दिया है -94.48 किलो कैलोरी दिया है। और नेक्स्ट लिखा है H2 प्लस हाफ O2 H2O बना है और डेल्टा H दिया है -128.02 किलो जूल। नहीं इसका मैं आंसर लिख दिया, -68.4 किलो जूल। 207.9, 94.48 और 64.4। आंसर बताओ एसिटिक एसिड बनाने में कितना हीट लगेगा? तीन डेटा हमारे सामने है। तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं कि एसिटिक एसिड बनाएंगे कैसे। तो हमें बनाना है CH3COH। तो कार्बन लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और O2 लेना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनको मिला देंगे, एसिटिक एसिड बन जाएगा। बैलेंस करना है, हम करेंगे इसमें। बैलेंसिंग में 2 कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन होगा, 3 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये मैं तुम्हें लिख के दे दिया, इसके लिए निकालना है। तो आगे से याद रखना, एंथैल्पी अगर लिखना है तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन 2 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, बैलेंस है और ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है। इस रिएक्शन के लिए निकालना है विद द हेल्प ऑफ 3 रिएक्शन। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -115। वो 117 दिया है, उसके आसपास भी है। -117.86 दिया है। इसका जो आंसर है -170.86 किलो कैलोरी। चलो एक दो क्वेश्चन देता हूं जो नीट में आया हुआ है। आगे आंसर तो इसके लिए हमें आंसर निकालना है। तो देखो कभी भी अगर तुमसे पूछेगा ना हीट ऑफ फॉर्मेशन तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म से बनाना है। मत सोचना कि एसिटिक एसिड कैसे बना है। कार्बन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, वही है हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर बैलेंस कर दो। इस रिएक्शन के लिए पूछा, इस रिएक्शन की हेल्प से। पहले देख लो प्रोडक्ट में ही है क्या? प्रोडक्ट में इधर है कहीं एसिटिक एसिड है?
नहीं एसिडिक एसिड का प्रोडक्ट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पहले को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। पहला दिमाग में ही रखो कि हमें प्रोडक्ट में जो है वो इधर प्रोडक्ट में है कि नहीं है, तब तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। फर्स्ट को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करेंगे तो 2CO2 प्लस 2H2O फॉर्म CH3COH प्लस 2O2। डेटा भी रिवर्स हो जाएगा, 207.9 किलो कैलोरी होगा। आगे देख लेते हैं। कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, O2 है, O2 है। कितना है वो बाद में हम चेक कर लेंगे। पहले रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चेक कर लो है कि नहीं है। अब कितना है वो आगे जब रिएक्शन ऐड करेंगे, इसका मतलब इसको और इस दोनों को ऐड कर दो। यानी इसको रिवर्स करके दो इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को ऐड कर दो। सॉरी, 1 को रिवर्स करके 2 और 3 को ऐड कर दो। कार्बन प्लस O2 इट फॉर्म CO2। डेल्टा एच दिया हुआ है -94.48 और ये दिया है H2 प्लस हाफ O2 इट फॉर्म H2O। डेल्टा एच दिया हुआ है -68.4। अब देख लेते हैं एक बार कि ऐड करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां पर हाइड्रोजन जो है H2 हमें केवल एक ही दिख रहा है और यहां पर 2 है। कार्बन यहां पर 2 है, यहां 2 दिख रहा है, यहां कार्बन एक ही दिख रहा है हमें और कहीं से आने वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2। अब ये समझ पा रहे हो ना क्यों 2 से कर रहे हैं। तो पहला बार में डिसाइड करो कि इसको रिवर्स करना है, किसको नहीं करना है। फिर ये डिसाइड करो कि ये लाने के लिए क्या कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन यहां पर नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेटा में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए यहां पे, तो यहां पर एक ही है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो डेटा में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऐड करते हैं और जब हम ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आ रहा है। 2CO2 से 2CO2 कैंसिल, O2 इधर 2 O2 है, इधर 2 O2 है, कैंसिल। 2H2 है, 2H2O कैंसिल। बच गया 2 कार्बन प्लस 2H2 प्लस O2। क्या बना, CH3COH। यही रिएक्शन के लिए से पूछ रहा था। तो अब डेटा भी वैसा ही करेंगे, 207.9 और इसको 2 टाइम्स ऐड करके -94.48 इंटू 2 और ये हो जाएगा -68.4 इंटू 2। ये दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉरी, माइनस आएगा तो ऐड कर दो, मतलब माइनस आएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 117.86 किलो कैलोरी। आसान है ना। तो 2-3 स्टेप में करना है। नेक्स्ट लिखना, अब माइनस में आएगा। नेक्स्ट लिखना, ये BHU में आया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन दिया है C प्लस O2 फॉर्म CO2, डेल्टा H है X, CO प्लस हाफ O2 CO2, डेल्टा H है Y।
या माइनस देना चाहिए था, माइनस लिखा नहीं। हम अपने से डेटा नहीं प्लस माइनस करेंगे, जो डेटा है वही हम लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद एक एम्स का क्वेश्चन करवाता हूं। क्या आएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, यानी C प्लस हाफ O2 फॉर्म CO, इसी रिएक्शन के लिए निकालना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेकेंड को रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो और फर्स्ट में ऐड कर दो। तो रिवर्स, अब ये मत बोलना सर ये तो ये कंबसन कराया गया है तो ये निगेटिव होना चाहिए, जो डेटा है वही हम लेंगे। तो रिवर्स कर देंगे CO2 और ये बनेगा CO प्लस हाफ O2, वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, और ये है C प्लस O2 फॉर्म CO2, ये कैंसिल आउट हो गया और C और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाफ O2 आएगा और प्रोडक्ट में क्या आएगा CO, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ हाफ है, तो इसका वैल्यू y है, इसका वैल्यू x है, तो दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है। यानी हेस लॉ बोलता है कि इसको लाने के लिए तुम अगर 2 स्टेप करते हो तो ऐड कर दो, वैल्यू ऐड कर दो साइन के साथ x माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक एम्स में आया हुआ है। एम्स 97 में आया है और वही क्वेश्चन CPMT में यानी नीट में 99 में आया हुआ है। क्वेश्चन है S प्लस 3/2 O2 फॉर्म SO3 प्लस 2x किलो कैलोरी, SO2 प्लस हाफ O2 फॉर्म SO3 प्लस y किलो कैलोरी। फाइंड आउट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। ऑप्शन में है 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, x प्लस वाई, और डी में है 2x अपॉन वाई। एम्स 97 में है और नीट में यानी CPMT में 99 में है। इसलिए जो प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है ना और ये एम्स का, उसको क्वेश्चन बनाना इसलिए कि उसका क्वेश्चन रिपीट होता है। क्या आएगा आंसर? फर्स्ट वाला आएगा। ये रिएक्शन एक्जो है कि एंडो है? प्लस लिखा हुआ है ना, एक्जो है कि एंडो है? एंडो है ना। क्या एक्जो है कि एंडो? एंडो है ना। एंडो है तो फिर तो आंसर अलग आएगा है? अच्छा, तब मुझे ये रिएक्शन बताओ, एंडो है कि एक्जो है? साइंस से बताओगे ना। क्या है, कैसे समझ में आया कि एंडो है? यही डिफरेंस है
कि एक लड़का नीट में सेलेक्ट होता है कि नहीं होता है। एक गधे, ये एंडो कहां से है? कितना बार ऐसा केमिस्ट्री में आया होगा, या कितना बार स्टार्टिंग में तुम्हें मैं बताया था कि याद करो पीरियोडिक टेबल जब तुम पढ़ रहे थे कि एंडो एक्सो का पहचान कैसे किया जाता है। अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो एक्सो है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडो है। एक तो पहचान ये है। दूसरा पहचान ये है, अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ गया तो ये एक्सो है, अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ है तो एंडो है। तीसरा, अगर ऐसे दे दिया जाए ए प्लस यहां हीट दे दिया जाए, या यहां क्या लिखा है, हीट लिख लो, यहां पर हीट लिख लो, और यहां लिखा है बी, और एक ऐसे लिख रहा है ए बी प्लस हीट। अब देखो, अगर इधर प्लस है तो तुम मैथ की तरह सोचो, अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर ये ऐसे लिखे या ऐसे लिखे बात एक ही है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता, तो ये हो जाएगा एक्सो। और अगर ऐसे लिखा जाता तो रिएक्टेंट को हम हीट दे रहे हैं, ये एंडो का पहचान। इधर प्लस लिखा हुआ, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। ये अलग से तुम्हें नहीं लिखा हुआ कि +2 किलो 2x, अलग से लिखा हुआ नहीं है, रिएक्शन में ऐड किया हुआ है। इधर लाओगे तो रिएक्टेंट हो जाएगा, इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब ये हो गया, इसके जैसा लिखा हुआ है। ये रिएक्शन एक्सो नहीं है, एंडो है, सॉरी एंडो नहीं है, एक्सो है। समझ में आया ना? तो ये गलती सब मत करना, छोटे छोटे चीजें कि एक्सो और एंडो का पहचान ही नहीं करने आ रहा है। तो ये रिएक्शन एक्सो है, और इसके लिए हमें डेटा अलग से लिखना पड़ेगा। SO2 प्लस हाफ O2 फॉर्म SO3, और ये डेल्टा H जो हम लिखेंगे। अब मैं तुम्हें कई बार बोला हूं कि नीट वगैरह में क्वेश्चन छोटे छोटे ट्रिकी टाइप का होता है। अब इसमें सब कुछ तुम्हें आते हुए भी गलती हो जाएगा। साइन के लिए तुम अगर यहां प्लस लिखो गलती हो जाएगा, माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है तो अलग से लिखेंगे तो माइनस होगा। और यहां है SO2 प्लस हाफ O2, ये बना SO3, तो डेल्टा H इसके लिए है माइनस, क्या लिख दिया मैंने, यहाँ क्या है 3/2 और SO3 है, और SO2 यहाँ सल्फर है, -2x है यहाँ, और ये -y है, SO2 प्लस हाफ O2 SO3। अब हमसे पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, S प्लस O2 बनाने में SO2, इसके लिए हमसे पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसके लिए सोच लो क्या आएगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि इधर SO2 प्रोडक्ट में, इधर रिएक्टेंट में, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 को रिवर्स करो तो SO3 फॉर्म SO2 प्लस हाफ O2, और इसको ऐड कर दो S प्लस 3/2 O2, और ये SO3, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये S प्लस ये कितना होगा सब्ट्रैक्ट होके, ये 1/5 है और ये 0.5 है, 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा SO2। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये, तो इसका वैल्यू y है, क्योंकि फिर से क्या हो गया, रिवर्स हुआ, माइनस से प्लस आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है, ऐड कर देंगे तो x -2 नहीं आ रहा है क्या आंसर, y माइनस, वो भी नहीं आ रहा है क्या, क्वेश्चन में
यानी आंसर या तो ए आएगा या तो बी आएगा। हम्म हम्म अगर डायरेक्ट लिखते हो तो SO3 तो हमने क्या किया, रिवर्स किया है ना, ये प्लस हो जाए माइनस वाई हो जाएगा और ये क्या होगा, तो उसके अनुसार से ये आएगा। लेकिन फिर वैसे क्यों नहीं आ रहा है, वैसे भी तो आंसर आना चाहिए था। हाँ, और जगह बोनस मिल रहा है। वैसे भी आना चाहिए। अलग से लिखा भी नहीं, एक ही में ऐड करके लिखा हुआ है। आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। चलो, थैंक्स टू ऑल।